नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा सीट में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और इटवा से विधायक माननीय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप एक शिक्षक थे, शिक्षक से लेकर फिर आप बेसिक शिक्षा मंत्री बनते हैं। ये सफ़र सर कैसा रहा? कितनी कठिनाइयों का सामना इस सफ़र में आपको करना पड़ा? नहीं, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। शिक्षक होने के नाते मेरे लिए सफ़र आसान रहा, क्योंकि शिक्षक भी नेतृत्व करता है एक बड़े वर्ग का। जिन छात्रों को वो पढ़ाता है, जिस शैक्षिक वातावरण में वो रहता है, और कोई भी शिक्षक चाहे जिस विषय का हो, वो सामाजिक सरोकारों से अलग नहीं हो सकता। देश की, समाज की जब कोई समस्या होती है तो उस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया शिक्षक देता है, उसका समाधान भी शिक्षक ही प्रस्तुत करता है। तो एक शिक्षक होने के नाते सदैव समाज की समस्याओं पर ध्यान रहा, अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान रहा। शिक्षक होने के नाते राष्ट्र के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, देश हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से लगाव हुआ, जुड़ाव हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर हूँ। तो शिक्षक होने ने मेरे काम को आसान किया। सर, लगभग मुख्यालय से हम आपके साथ चले हुए हैं और क्षेत्र में लगभग आपके साथ थे। आपके चुनाव को हम, आपके पूरे प्रचार को हम कवर कर रहे थे। जिस तरीके का व्यापक जन समर्थन आपको मिल रहा है, ये आमतौर पर नेताओं को मिलना बड़ा कठिन होता है। तो अपने क्षेत्र के लोगों से इतनी आत्मीयता बनाना और इतने व्यस्ततम समय में, क्योंकि आप मंत्री भी हैं विधायक होने के साथ साथ, पूरे प्रदेश का कार्यभार आपको देखना पड़ता है, तो कैसे कर पाते हैं आप सर ये? देखिए, मुझे कोई बड़ा अनुभव नहीं था राजनीति का। जब मैं विधायक बना, पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक बना 2017 में। मंत्रिमंडल के विस्तार में पार्टी नेतृत्व ने मंत्री पद का भी दायित्व सौंपा, वो भी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े विभाग का, जो बजट की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। कार्मिकों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में कोई भी ऐसी प्रदेश सरकार नहीं होगी जिसका विभाग इतना बड़ा हो, जहाँ 6 लाख के लगभग केवल शिक्षक और कर्मचारी हैं। 1,80,00,000 से अधिक बच्चे हैं। 1,58,631 विद्यालय हैं। कुछ को हमने अभी कंबाइंड किया है, प्राइमरी जूनियर, तो भी संख्या 1,35,000 से ऊपर है। इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जनता से जुड़ाव, लगाव और आत्मीयता आपने देखा है, उसका कारण यह है कि मैं स्वयं इसी क्षेत्र के एक सामान्य पृष्ठभूमि के एक साधारण से किसान के परिवार में जन्मा। उन सारी समस्याओं से का सामना करके पला हूँ, बढ़ा हूँ, जो समस्याएं यहाँ की जनता सामना करती है। इसलिए लोगों की बातों को समझता हूँ, सुनता हूँ, उनके बीच रहता हूँ। आज चुनाव आया है तब नहीं घूम रहा हूँ। पूरे 5 साल जब क्षेत्र में रहता हूँ तो यही शेड्यूल होता है। सुबह एक शनिवार रविवार को 2-3 घंटे जनता से मिलने के लिए अलग से रखता हूँ। शेष दिनों में जब मंत्री नहीं था, विधायक था, तो शेष 5 दिनों में पूरे क्षेत्र का भ्रमण करता था। मंत्री बनने के बाद भी 1-2 घंटा जनता की समस्याएं सुनने के बाद सुबह निकलता हूं, तो रात को 11 बजे 12 बजे घर लौटता हूं। और मेरा स्वभाव समस्याओं से भागने का नहीं है। मैं जहां भीड़ देखता हूं रुक जाता हूं। मैं जहां समस्या देखता हूं, पानी लगा है, तो मैं नज़र चुरा के निकलता नहीं हूं। मैं वहां रुकता हूं, सड़क पर पानी क्यों जमा है, उसका समाधान कैसे होगा, उसके समाधान करने की कोशिश करता हूं। और चूँकि इसी क्षेत्र से हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहाँ की समस्याओं को समझ रहा था, उनसे जूझने की कोशिश की, जो सुविधाएं नहीं थी उनको लाने का प्रयास। जनता ये जानती है कि जब से ये व्यक्ति विधायक बना है, लगातार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश कर रहा है, इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहा है। उनके बीच उनकी तरह रहता हूँ। कभी कभी तो लोग, अगर परिचय न बताया जाए तो बातचीत से समझ में नहीं पाते हैं कि ये प्रोफेसर होंगे। तो हम तो, हमारी बोली भाषा, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान सब यहीं के बीच का है, यहीं पैदा हुआ हूँ, इसलिए ये आत्मीयता रहती है। सर, एक प्रश्न मेरा थोड़ा सा आप क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं तो विभाग से थोड़ा सा हट के है। सर, पूरे प्रदेश में, आपके ही विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ मैं टहल रहा हूँ, एक मुद्दा बड़े ज़ोरों से उठाते हैं लोग, आवारा पशुओं का, बेसहारा जानवरों का। इससे किसान वर्ग बहुत परेशान है। तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई, जब आप सरकार के प्रतिनिधियों से मिलिए या हमारे नेतृत्व करने वाले लोगों से मिलिए, जो हमारे मुद्दे सदन में उठाते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, उनसे ये ज़रूर हमारा तकलीफ़ बताइएगा। तो आप सर क्या इसको, जनता को इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कब तक इसका निदान हो जाएगा? तकलीफ़ बताना नहीं है, तकलीफ़ हम लोग जान रहे हैं। अब कई बार इसको
सबकी अपनी अपनी व्याख्या होती है। जब पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी तो भाजपा हमेशा अपना संकल्प पत्र जारी करने से पहले, हम घोषणा पत्र जारी करते नहीं, घोषणा तो वादा होता है, वादा होकर रह जाता है। इसके पहले की पार्टियां वादे करती थी, सरकार बनाती थी, चली जाती थी। पिछले चुनाव से ही भाजपा ने संकल्प पत्र जारी करना शुरू किया और वो संकल्प पत्र जारी करने से पहले हर चौराहे पर एक बॉक्स रखते हैं और उसमें जनता की राय मांगते हैं कि आप क्या चाहते हैं। पिछली बार 42 लाख पर्चियां उस बक्से में उत्तर प्रदेश में मिली थीं और उन 42 लाख पर्चियों पर ये लिखा था कि उत्तर प्रदेश में गोकसी समस्या है, हम गाय को माता मानते हैं, गाय गोवध, गो हत्या, गोकसी तमाम शब्दों में जिनका प्रयोग करते हैं उसको बंद करना चाहिए। तब माननीय अमित शाह जी उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने जब संकल्प पत्र जारी किया था तो कहा था उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 24 घंटे के भीतर अवैध बूचड़खाने बंद करेंगे और गो हत्या बंद होगी। और 24 घंटे के भीतर सरकार ने गो हत्या बंद की। अब स्वाभाविक है उसके पहले इस देश में कभी भी गौ माता के बारे में सोचा नहीं गया, कभी गौशाला बनाने के बारे में सोचा नहीं गया। इसलिए सरकार ने तत्परता से काम किया। जहां महानगर पालिकाएँ थीं वहाँ कान्हा गौशाला बनाया, जहाँ नगर पंचायतें थी, नगर पालिकाएँ थी, वहाँ कान्हा गौशाला बनाया। ग्रामीण क्षेत्र में भी ब्लॉकों के माध्यम से न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला बनाना शुरू किया। कई जगह पर समस्या आ जाती है, हर आदमी चाहता है गौशाला बने, गाय गौशाला में जाए, लेकिन मेरे गांव में ना बने, इस कारण कई दिक्कतें होती हैं। हमारे यहाँ समस्या क्या थी कि कुआं खोदकर पानी पीना था। एक भी नगर पंचायत उस समय इटवा में नहीं थी और जब नगर पंचायत नहीं थी तो वो परमानेंट गौशाला जो नगर पंचायतों में बनती है वो बनती कैसे। अभी अभी जब नगर पंचायत बना 1.5 करोड़ रुपया इटवा नगर पंचायत के लिए, जो अभी नव सृजित नगर पंचायत है, मिल चुका है गौशाला के लिए, टेंडर भी हो चुका है। चुनाव के तुरंत बाद पक्के गौशाला का निर्माण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिस्कोर नगर पंचायत में भी परमानेंट गौशाला बनने वाली है, लेकिन उसके पहले अस्थायी गौशाला 3-4 बाउंड्री के साथ बनकर खड़ी हो गई है। दर्जनों ऐसी हैं जो बांस बल्ली और बाड़ के रूप में बनाई गई हैं। कभी कभी ज़्यादा जब गायें इकट्ठा हो जाती हैं, बाड़ को तोड़ देती हैं, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई उसका सामना कर रहे हैं अपनी फसल को बचाने के लिए, क्योंकि फसल उनके बच्चों के समान होता है। लेकिन यह सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आने वाले कुछ महीनों में ये, मैं तो उनको आवारा पशु नहीं कहता, वो गौ माता हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जो निराश्रित गोवंश है। यद्यपि की सरकार ने एक और योजना लाई थी कि आप उसमें से ले जाकर अपने घर पे पालिए, 900 रुपया प्रति गाय प्रति गोवंश मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। सरकार एक एक परिवार को पशु सेट दे रही है मनरेगा योजना के माध्यम से कि आप गो पालन करना चाहिए तो आपको पशु सेट मिलेगा, 1,20,000 रुपये का बना सकते हैं। वो कोशिशें सरकार कर रही है। नहीं तो जिस समाज में बुजुर्ग माँ बाप को लोग अपने साथ नहीं रखना चाहते, कभी कभी लगता है कि अब इनका खर्च कौन वहन करेगा। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो गाय का संरक्षण और संवर्धन कर रही है, तो लोगों को इसका स्वागत भी करना चाहिए। सर, हम आपके ज़िले में टहल रहे थे और हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव दिखा। आप शिक्षा मंत्री हैं सर, तो शिक्षा में क्या व्यापक बदलाव आपके नज़रिए से हुआ है सिद्धार्थनगर में या इटवा में? नहीं, पूरे सिद्धार्थनगर में बदलाव आया है। मोदी सरकार के समय में जब नीति आयोग ने पहली बार देश के 115 जिलों को चिन्हित किया जिनके विकास का स्तर न केवल देश में पिछड़ा था बल्कि अपने प्रदेश के स्तर से भी पिछड़ा था। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के भी 8 जिले उसमें आए, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जनपद का नाम दिया कि भाई इनके और विकास की आवश्यकता है। उस 8 में हमारा सिद्धार्थनगर भी था, और वो इसीलिए था क्योंकि यहाँ शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में और योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में व्यापक परिवर्तन आया है। आज हमारा कलवारी, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ककरावा नेशनल हाईवे तैयार हो गया। एक और नेशनल हाईवे प्रपोजल में है, चुनाव के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा, जो बस्ती, डुमरियागंज, इटवा, डबरुआ। एक नेशनल हाईवे सोहरतगढ़ से लेकर के बढ़नी होते हुए जो गोंडा तक जाता है, बलरामपुर गोंडा, वो बन चुका। दूसरा नेशनल हाईवे उसका से लेकर चिलिया तक बनने जा रहा है। कई नेशनल हाईवे यहाँ आए। स्टेट हाईवे एक पहले से था जो बस्ती, इटवा, डुमरियागंज, डबरुआ, अब वो उसके अलावा एक दूसरा बस्ती, बांसी, इटवा, बिस्कोहर और बलरामपुर, एक नया स्टेट हाईवे बन गया। कई मेन डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित हुए। इटवा में भी एक मेन डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित हुआ। कई पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। सैकड़ों, पूरे ज़िले, इटवा की बात करूं मैं तो 100 के आसपास, और पूरे ज़िले में कई 100 नई सड़कें बन रही हैं। गौरा घाट, एक हमारे यहाँ राप्ती नदी पर आज़ादी के बाद से पुल की डिमांड हो रही थी, पुल बन रहा है।
रेल की बड़ी लाइन हो गई। आज दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद की ट्रेनें सिद्धार्थनगर से ही लोग पकड़ते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। नई रेल लाइन सैंक्शन हो गई, ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है, संत कबीर नगर और हमारे सिद्धार्थनगर से होकर श्रावस्ती बलरामपुर को जाने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। शिक्षा और चिकित्सा, जब से ऑपरेशन कायाकल्प आया प्रदेश सरकार का, हमारे सरकार के आने से पहले 2017 से पहले यूपी के स्कूलों में टीचर नहीं थे। हमने 1.25 लाख अध्यापकों की भर्ती की। आज हर स्कूल में टीचर है। बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग ये सब हम देने लगे। और जब लगा कि कभी लेट हो जाता है, कभी साइज अलग होती है, तो प्रति छात्र 1100 रुपया अभिभावकों के खाते में भेजने लगे। आज हर स्कूल, हम जब पढ़ते थे तो छत नहीं थी स्कूल की, और उसके बाद भी सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान में अटल जी की एनडीए की सरकार ने गांव-गांव में स्कूल बनाए थे, लेकिन उसके बाद उनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। स्कूलों में दरवाजे नहीं थे, खिड़कियां नहीं थी, फर्श नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में बाउंड्री है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, टीचर हैं, किचन सेट है। और यूपी के सरकारी स्कूल में फर्श पर टाइल्स, ये पहली बार आज़ादी के बाद हम लोगों ने देखा है। हमारे अपने क्षेत्र की बात, आप जहां आप बैठे हैं, इसी बिस्कोहर में राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहा है। बड़े बड़े लोगों ने नेतृत्व किया यहाँ का, लेकिन आज़ादी के 70 साल में आज तक यहाँ ना कोई राजकीय इंटर कॉलेज था, ना कोई राजकीय डिग्री कॉलेज था। दोभा में राजकीय इंटर कॉलेज बन गया, टीचर्स का अपॉइंटमेंट और एडमिशन होने वाला है। यहीं बगल में बिस्कोहर में राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य 1 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। 2 मंजिली छत लग चुकी है, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ITI बन रहा है, पॉलिटेक्निक बन रहा है। तो एक विधानसभा में, एक तहसील स्तर में जितने शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए वो सब बन गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सिद्धार्थनगर भी आगे बढ़ा है और इटवा भी आगे बढ़ा है। सर, प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं, प्रदेश सरकार का आप एक अंग हैं। आपके ही 2 साथी आपकी पार्टी छोड़कर विरोधी खेमे में चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे आपकी कोई ना कोई कड़ी कमज़ोर होती है, आपकी पार्टी की कोई ना कोई कड़ी कमज़ोर होती? नहीं, अच्छा हुआ जो बाद में कमज़ोर करते, अच्छा हुआ। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। हमारे जनपद के तो प्रभारी मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अगर 1 साल 2 साल सरकार चली थी और उस समय वो कहते कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है और किसी के हितों की रक्षा नहीं कर रही है, त्याग किए होते। देखिए, भारतीय समाज हमेशा त्याग करने वाले का ही गुणगान करता है। त्याग किए होते तो लोगों को लगता कि हमारी समस्याएं उठाकर सरकार, पूरी सरकार में रह करके स्वयं वो खुद पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि योगी सरकार में जितने श्रमिकों का पंजीकरण हुआ, जितने श्रमिकों की बेटियों का विवाह हुआ, इतना आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था। तो ये कह कर भी और पूरे 5 साल सरकार में रहकर फिर जिस दिन आचार संहिता लगे उस दिन कहिए कि बड़ी ख़राब, पूरा भोजन कर लीजिए और जब उठकर जाने लगिए तो कहिए स्वाद अच्छा नहीं था। तो इस बार इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उनके साथ उनके समाज का या उनसे जुड़ा हुआ लोग नहीं गए, बहुत कम लोग गए, और खुद उनके चुनाव जीतने पर, अभी उन्होंने सीट बदली है और जहाँ बदल कर गए हैं वहाँ भी चुनाव जीतने पर खतरा है। तो नुकसान उन्हीं का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी गंगा है, गंगा से 1 लोटा जल बाहर निकलने पर गंगा समाप्त नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ कोई खतरा होने वाला नहीं। सर, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है, इटवा के विधायक के रूप में बीते 5 सालों में आपने जो कार्य किए हैं, आप कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच हैं और जिन कार्यों के दम पर आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं? हम तो अपने मोदी सरकार के काम, योगी सरकार के काम और अपने काम के बल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई उधर उधर की बात करते नहीं। हमने कभी किसी विपक्षी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कराया, हमने कभी भाई भाई को लड़ाने की कोशिश नहीं की, हमने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, हम ये सब करते नहीं। हम तो कॉलेज में पति पत्नी प्रोफेसर थे, कोई राजनीति में करियर बनाने नहीं आए थे, जीविका चलाने के लिए नहीं आए थे। हम तो अपनी इस जन्मभूमि के विकास के लिए आगे बढ़े थे, और मुझे आज इस बात पर गर्व है। हमारे कार्यकर्ता एक टैग लाइन चलाते हैं सोशल मीडिया पर, इटवा शून्य से शिखर की ओर। तो पुराने यहाँ के जनप्रतिनिधि जो सपा बसपा के रहे हैं उनको समस्या होती है, लेकिन ये इसलिए चलाए कि हमारे विधायक बनने से पहले 2017 से पहले ना यहाँ कोई राजकीय इंटर कॉलेज, ना कोई राजकीय डिग्री कॉलेज, ना कोई राजकीय ITI, ना कोई राजकीय पॉलिटेक्निक, ना चौड़ी सड़कें। हमारा ही एक ब्लॉक था सिद्धार्थनगर के 14 ब्लॉकों में खुनियाव, जहाँ पशु अस्पताल नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर कोई नगर पंचायत नहीं थी। एक अकेली विधानसभा पूर्वांचल की थी, जहाँ जब नगर पंचायत के चुनाव होते थे तो मेरे जैसे विधायक की ड्यूटी दूसरे ज़िले में पार्टी लगा देती थी, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव ही नहीं था, नगर पंचायत नहीं थी। और आज जब 5 साल बाद अपना पहला कार्यकाल ही पूरा करके, जिसमें 1.5 से 2 साल कोविड की महामारी का भेंट चढ़ गया,
लेकिन पहले कार्यकाल को पूरा करने के लिए जब जनता के बीच में चुनाव में गया हूँ, पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है, तो इटवा और बिस्कोहर नगर पंचायत बन गई, लोगों के जीवन में उजाला हुआ। 20-20, 25-25 गांव नगर पंचायत का हिस्सा बने, राजकीय इंटर कॉलेज बन गया, डिग्री कॉलेज का निर्माण पूरा होने वाला है। जो पशु अस्पताल खुनियाव ब्लॉक का मैंने शिलान्यास किया था, आज उसमें पशुओं का इलाज हो रहा है। 3 सड़कें, शाहपुर सिंगारजोत 22 किलोमीटर की सड़क, इटवा बेलवा हरलापुर 22 किलोमीटर की सड़क, जगहिया कटेला मधुआपुर कला 17 किलोमीटर की, लगभग 150 करोड़ की लागत की 3 सड़कों का 7 मीटर का चौड़ीकरण हो रहा है। आज़ादी के बाद जितनी सड़कें पक्की सड़क से जुड़ने से रह गई थीं, हमारे इसी कार्यकाल में अब कोई ऐसा गांव नहीं है मेरे विधानसभा क्षेत्र का जहां कोई कहे कि वो पक्की सड़क से नहीं जुड़ा है। तमाम सारी 200 से अधिक सड़कों का मरम्मत हुआ, विधायक निधि और तमाम अन्य त्वरित योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण हुआ। मिनी स्टेडियम, फायर स्टेशन और बस स्टेशन, ये 3 प्रपोजल भी आधे रास्ते में है। ज़मीन हमने दे दी है, प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, केवल वित्तीय स्वीकृति होना बाकी है। अगले कार्यकाल में उसी एजेंडा को लेकर चल रहा हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लोग कहते हैं कि विकास पर वोट नहीं पड़ता, विकास पर राजनीति नहीं होती है, लेकिन आप हमारे किसी गांव में चले जाएंगे, चाहे बिल्कुल इंटीरियर में कहीं नदी के किनारे या कस्बे में, तो आपको इटवा के चुनाव में विकास कार्य ही मुद्दा दिखाई देंगे और उसी मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी। डॉक्टर सतीश द्विवेदी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम समय में हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिंदाबाद जिंदाबाद।